अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे, नेपटा ने अवाम को बिजली की कीमत में इजाफे का एक और झटका दे दिया। मुल्क भर के सारिफीन के लिए बिजली 42 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। टिस्कोस की जानिब से तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर की गई थी। फैसले का इत्तलाक इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। इसी पर बात करते हैं स्वाले अब्बासी से। जी स्वाले, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, नेटवर्क की जानिब से बिजली सारिफीन को एक और जोरदार झटका लगा दिया गया है। आज मुख्तलिफ डिस्कोस की जानिब से जो तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट पर दरख्वास्त की समाअत थी, अब वो नेपरा हेडक्वार्टर में हुई और जिसके मुकम्मल होने पर नेपरा ने 42 पैसे जो है वो बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। ये दरख्वास्त मुख्तलिफ डिस्कोस ने जो ट्रांसमिशन चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस और दीगर जो उनके नुकसानात हैं उसकी बुनियाद पर दायर की थी, जिस पर आज नेपरा हुकाम ने इसका तफसीली जो है वो जायजा लिया और बिलाखिर 42 पैसे फी यूनिट जो इजाफा बनता था उसकी नेपरा ने मंजूरी दी है। हतमी और तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इस फैसले का इतलाक जो के इलेक्ट्रिक के सारिफीन हैं और मुल्क भर के जो लाइफ लाइन बिजली के सारिफीन हैं उन पर नहीं होगा। उनके सिवा दीगर जो डिस्कोस के सारिफीन हैं वो इस फैसले से मुतासिर होंगे। और ये जो तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जो मंजूरी दी गई है, ये सारिफीन से 3 महीनों के बिल में चार्ज किया जाएगा और इस तरह 42 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है साले अब्बासी, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। बिजली के बाद हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बड़ा पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। आज रात 12 बजे से पेट्रोल 29 रुपये और डीजल 55 रुपये लीटर महंगा होने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को भिजवा दी है, जबकि मंजूरी की सूरत में पेट्रोल की कीमत 240 रुपये लीटर और डीजल की कीमत 260 रुपये फी लीटर हो जाएगी। अवाम नए पेट्रोल बम का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को भिजवा दी। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 29 रुपए और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स भी दोबारा वसूल करने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए फी लीटर लेवी वसूल किए जाने की तजवीज़ दी गई है, जो कि मरहलावार आयद की जाएगी। ज़राए का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद किए जाने का इम्कान है, जिसके नतीजे में पेट्रोल की कीमत 240 रुपए लीटर मुकर्रर होने की तवक्को है, जिसके बाद डीजल की कीमत 260 रुपए फी लीटर होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान वज़ीर आज़म से मंजूरी करने के बाद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर वज़रा कोसते हैं, लेकिन सख्त फैसले न किए तो तबाही हो जाएगी। कहा, हुकूमत इस वक्त भी पेट्रोल पर 19 रुपए, डीजल पर 53 रुपए सब्सिडी दे रही है। अगर हमने भी सब्सिडी का सिलसिला जारी रखा तो हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्का इजाफे से लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हो गए। कहते हैं कि अगर इजाफा किया गया तो मजबूरन किराए भी बढ़ाना पड़ेंगे। रिपोर्ट करेंगे वहीद गुजर। पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते नर्ख से लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स भी मुतासर होने लगे। कीमतों में एक बार फिर मुतवक्का इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई तो किरायों में इजाफे पर मजबूर होंगे। जो फ्यूल पहले था ना, उससे हमें सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये फी गाड़ी को बचता था अगर गाड़ी फिट जाए, और अब खाली गाड़ी जाती है, हमें हर चीज़ घर से डालनी पड़ रही है। तो फिर जाहिर बात है मजबूर है किराया बढ़ाने पे। किराया नहीं बढ़ाएंगे तो हम फिर खड़ी कर देंगे गाड़ी। किरायों में मुतवक्के इजाफे से मुसाफिर भी परेशान हैं। अगर तेल दोबारा बढ़ा ना तो फिर तो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि पहले जो जितने भी सवारी है वो तो कम है बिल्कुल ही। जैसे हफ्ते दिन या जुम्मे को 2-3 दिन होते थे, सवारी काफ़ी ज़्यादा होती थी। अब तो उस दिन ये जो वीकेंड होता है बिल्कुल सवारी डेड हो गई है। एक गाड़ी में 15 सवारियाँ हैं, 20 सवारियाँ हैं। लाहौर वालों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए, ताकि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV लाहौर। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की बीमारी और वतन वापसी का मामला ऐवानी बाला पहुंच गया। साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि वो बेशक वापस आए, ये उनका घर है, मगर ट्रीटमेंट सबके साथ बराबर होनी चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद बोले कि परवेज मुशर्रफ वापस आकर अदालतों का सामना करें। इसी पर बात करते हैं वकार अली सैयद से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सेनेट का इजलास तो मामूल के मुताबिक बजट बहस होनी थी, लेकिन उससे कबल जो है वो जमात इस्लामी के जो सेनेटर है मुश्ताक अहमद, उनकी जानिब से एक मामला जो है वो रेज किया गया और परवेज मुशर्रफ की बीमारी से मुतालिक जो है वो
उन्होंने मुखालफत की कि जिस तरह की सहूलियात जो है वो देने की जो ऑफर की जा रही है, जबकि जो साबिक वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी, जो जनरल मुशर्रफ जब सदर थे उस वक्त ये वज़ीर आज़म उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हल्फ उठाया, तो उनकी जानिब से कहा गया कि वो बेशक आए लेकिन ये उनका घर है, मगर उनकी ट्रीटमेंट सबके बराबर जो है वो होनी चाहिए। जब वो सदर थे, मैं जेल में था, मैंने हाउस के फ्लोर पर कह दिया था कि मैंने परवेज मुशर्रफ को जो है वो माफ कर दिया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम से कि जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी है उनकी जानिब से भी कहा गया कि मुशर्रफ की वापसी में जो रुकावटें अगर पैदा की गई तो वो मुनासिब जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा पीटीआई के जो सेनेटर है इजाज चौधरी, उनकी जानिब से कहा गया कि जनरल मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी को मुखालिफ नहीं, ये पाकिस्तान किसी की चरागाह नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को पामाल किया, उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत हो, ताम कानून को अपना रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए। इरफान सदीकी जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ के बयान को एहतियात से जो है वो पढ़ा जाए। सबके साथ बराबर होना चाहिए। वकार अली सैयद अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं परवेज मुशर्रफ को फौज और इसकी क़यादत ने पाकिस्तान वापस बुलाकर दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फैसला किया। नवाज शरीफ के पास परवेज मुशर्रफ की वापसी के फैसले की हिमायत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। ट्विटर पर जारी अपने बयान में शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ्स के खिलाफ नवाज शरीफ ने लड़ाई लड़ी। नवाज शरीफ ने सियासी बहरान पैदा किया और मतलब पर घुटने टेके। इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा केसेस ख़त्म करना और IMF की महंगाई मुसल्लत करना है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर पहुंच गई है और आज असम्बली का इजलास तो मुख्तलिफ मकामात पर तलब कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। नून लीग के लिए पंजाब में बजट पेश करना मुश्किल हो गया। 2 रोज गुजर जाने के बावजूद भी सुबह पंजाब का आइंदा माली साल 2022-23 के लिए बजट असेंबली में पेश नहीं किया जा सका। हुकूमत और अपोजिशन ने बजट के मामले पर अपनी अलग अलग हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला कर लिया। पंजाब असेंबली का आज 2 मुख्तलिफ मकामात पर इजलास तलब किया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाही ने दोपहर 1 बजे पंजाब असेंबली में इजलास तलब किया है, जबकि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पंजाब असेंबली का इजलास दोपहर 2 बजे ईवान इकबाल में तलब कर लिया। गुज़िश्ता रोज होने वाली असेंबली के इजलास में भी हमजा शहबाज अपना पहला बजट पेश न कर सके। अपोजिशन की जानब से शोर शराबे के बायस हुकूमती अरकान असेंबली से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असेंबली का 40वां इजलास बर्खास्त करते हुए असेंबली का 41वां इजलास आज दोपहर 2 बजे ईवान इकबाल में तलब कर लिया। बजट इजलास के मनसूख और मुलतवी किए जाने से पंजाब में नया आईनी बहरान पैदा हो गया है। पंजाब असेंबली का स्टाफ आज स्पीकर के इजलास में ड्यूटी देगा या गवर्नर के इजलास में। ईवान इकबाल में सेक्रेटरी असेंबली कौन होगा, ऐसे कई और भी सवालात खड़े हो गए हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सूबाई वुज़रा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में सूबाई वुज़रा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली शिरकत करेंगे। और पंजाब में बजट के मामले पर सियासी रस्साकशी जारी है। हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक दूसरे के सामने हैं। इस महाजराई का सबसे ज्यादा नुकसान आवाम ही को हो रहा है, जिन्हें बजट में रिलीफ की कुछ उम्मीद ही नहीं है। मजीद जानते हैं वहीद गुज्जर की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 2 रोज से सियासी महाजराई के बाइस तखीर का शिकार होने वाला पंजाब का बजट आज पेश किए जाने का इम्कान है। लाहौर के शहरी सूबाई बजट से मायूस दिखाई देते हैं। इनका कहना है महंगाई आसमान से बातें कर रही है, मौजूदा हुकूमत से भी कोई उम्मीद नहीं कि कोई रिलीफ मिलेगा। आटा, घी, दाल, चावल सस्ते हों, कोई उम्मीद नहीं है। कम से कम पेट्रोल ही सस्ता करने, हम ड्राइवर लोग हैं, लेकिन इन पे उम्मीद कोई नहीं है। बढ़ता ही जा रहा है, हर 15 पे बढ़ता जा रहा है। हम रोटी खाने से वजह हो गए। उम्मीद तो कोई नहीं है। अब तो उम्मीद यही है कि महंगे से महंगे ही होगा। हमें तो कोई उम्मीद नहीं, किसी हुकूमत से उम्मीद नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतों को कम करने के लिए इकदाम किए जाएं, ताकि गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी बआसानी मुयस्सर आ सके। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वही गुज्जर, GTV लाहौर। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में नान बाइयों ने रोटी की कीमत में इजाफा न करने पर हड़ताल कर दी है। शहर भर में तंदूर बंद हो गए हैं, जबकि शहरी रोटी के लिए रुल कर रह गए। मजीद बात करते हैं नवाब शेर से। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आटे और गैस की कीमतों में इजाफे के बावजूद रोटी की कीमत में इजाफा ना करने के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा नंबाई एसोसिएशन ने सूबे भर में हड़ताल कर दी है और तमाम तंदूरें जो है वो एहतजाजन बंद कर दी है। मेरे साथ इस वक्त तंदूरों के मालिकान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आप लोगों के मुतालिबात क्या है और आप लोगों के मुतालिबात क्यों नहीं माने जा रहे? आज पूरे पेशावर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन तमाम ही तंदूर बंद हैं और ये हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हम महंगा आटा लेके सस्ती रोटी नहीं दे सकते, तो या तो हमें पुराने रेट पे आटा 4000 रुपये बोरी दिया जाए और या फिर हमें नया रेट दिया जाए। 140 ग्राम 20 रुपये की हमने डिमांड की है और इसके अलावा 110 ग्राम 15 रुपये की। इन दोनों में से जो भी आप हमारी डिमांड जो पूरी होती है तो इंशाल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। हम जालिम नहीं है कि हम आवाम को तकलीफ़ दें, लेकिन ये कि हमारे नुकसान हो रहा है। फ़ी तंदूर वाला इस टाइम डेली 4 से 5 हज़ार रुपये डेली का नुकसान कर रहा है और मज़ीद हम में सख्त नहीं है कि हम नुकसान बर्दाश्त कर सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तंदूर मालिकान मुतालबा कर रहे हैं कि 140 ग्राम की रोटी की कीमत जो है वो 20 रुपये मुकर्रर की जाए, जबकि इसके साथ साथ इन लोगों का यही कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है उनका नुकसान हो रहा है, तो वो मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए ये लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि या तो आटे और गैस की कीमतों को कम किया जाए ताकि उनको भी कुछ रिलीफ मिल सके। जी, वफाकी बजट में छोटे दुकानदारों पर कम से कम 3000 रुपये फिक्स टैक्स की तजवीज़ दी गई है, जो बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। दुकानदारों ने हुकूमत के इस फैसले को गरीब आवाम पर जुल्म करार देते हुए कहा कि महंगाई की वजह से वैसे ही कारोबार नहीं है और अब हम पर ये बोझ भी डाला जा रहा है। मजीद दुकानदारों का क्या कहना है जानते हैं अपने नुमाइंदे फैजान खान से, जो इस वक्त एक दुकानदार के साथ ही मौजूद हैं। फैजान, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, वफाकी बजट में दुकानदारों के लिए फ़िक्स बजट की तजवीज़ दी गई है, जो कम से कम 3000 रुपये, और ये जो फ़िक्स बजट है ये बिजली के मद में जो है दुकानदारों से वसूल किया जाएगा। इस वक्त में एक दुकानदार के साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि हुकूमत के इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे। हुकूमत ने फ़िक्स बजट की तजवीज़ दी है, कम से कम 3000 रुपये जो बिजली की मद के बिल की मद में लिए जाएंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले? पहले वज़ीर-ए-आज़म आते तो हमें रिलीफ देते थे, बिजली में तकरीबन जो उसकी कटौती होती थी 1500 से 2000। नया वज़ीर-ए-आज़म के आने के साथ साथ चीज़ें इतनी महंगी हो गई, जो हम पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। पहले से बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, जो लोग बेरोज़गारी की वजह से चोरियां चल रही है, डकैतियां चल रही है, हर चीज़ पर इसी तरह टैक्स लगा हुआ है। तो अगर हमारे परचून का तरतीब शुरू करें, तकरीबन कम से कम 30 से 40-50% तक चीज़ें बढ़ गई हैं। जी, आपने सुना कि इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से टैक्स लगाया जा रहा है। इस महंगाई के दौर में कारोबार वैसे ही नहीं है, ऊपर से टैक्स में इजाफा करके जो कारोबारी हजरात हैं छोटे, उन पे जो है जुल्म किया जा रहा है। जी, बलूचिस्तान का माली साल 2022-23 का बजट जुम्मा 17 जून को पेश किया जाएगा। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली ने वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो के तजवीज़ सूबाई असम्बली का बजट इजलास जुम्मा 17 जून को तलब कर लिया। बलूचिस्तान इजलास में सूबाई वज़ीर ख़जाना नूर मोहम्मद दुमर नए माली साल का बजट पेश करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली के बजट इजलास में गैर मुताल्लिका अफराद, निजी गार्ड्स और मलेशिया को आने की इजाज़त नहीं होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि FIA ने साबिक वफाकी वज़ीर मुनिसलाही सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, नवाज भट्टी और मजहर अब्बास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA ने इंदराज मुकदमा के बाद 2 मुलजिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वकार शौकत से। वकार, बताइए क्या अपडेट्स हैं। आज बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में जो है मुनिसलाही सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, नवाज भट्टी और मजहर अब्बास के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA ने दोनों मुलजमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को गिरफ्तार भी कर लिया है। नवाज भट्टी नायब कासद रहते हुए रहीम यार खान की एक शुगर मिल का जो शेयर होल्डर रहा। FIA ने ये बताया है कि चीनी स्कैंडल की छानबीन में नवाज भट्टी का किरदार सामने आया है। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और मोनसलाई के खिलाफ जो है इंक्वायरी में कई शवाहिद भी मिले हैं और मजीद तहकीकात भी जारी है और गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। जी, तहकीकात भी जारी है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश भी जारी है। वकार शौकत अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कातिल ने 3 अफराद को कत्ल करने के बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया वॉल्टन में सौतेले भांजे ने मामू ममानी और एक रिश्तेदार को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस जराये के मुताबिक आसिफ नामी शख्स की सौतेले भांजे रिजवान से रंजिश चल रही थी और रिजवान अपने मामू को धमकियां भी दे रहा था। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि रिजवान ने मामू ममानी और दोस्त को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कोयटा का कोहे पैमा सैकड़ों फीट बुलंदी से नीचे गिरकर जहां बहाक हो गया। इमरान अली 4 शाख पहाड़ को बगैर रस्सी और हिफाजती बेल्ट के सर करने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ी सर करने के दौरान हाथ फिसलने से कोहे पैमा इमरान अली जहां बहाक हो गया है। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये 36 साल को पहमा इमरान अली था जिसने इससे कबल भी जो है कई पहाड़ियां बगैर रस्सी और हिफाजती बेल्ट के सर कर रखी थी, लेकिन इस मर्तबा जो है ये स्पॉन्सरशिप लेने के लिए और रिकॉर्ड कायम करने इस दौर हाथ से चलने की वजह से ये सैकड़ों फुट की बुलंदी से नीचे गिरा और जिसकी वजह से जो है ये मौके पर ही जाँ बहाक हो गया है। इस वक्त इसकी डेड बॉडी जो है वो इसके घर मुंतकिल की गई है और बताया जा रहा है कि जिस वक्त इसने रिकॉर्ड कायम करने के लिए इस पहाड़ी को सर्च करने की कोशिश की और वहाँ से जो है मजीद बुलंदी के ऊपर जा रहा था तो उस वक्त ये वाकया पेश आया है। अहले खाना का कहना है कि इससे कबल भी कई मरतबा समझाया गया था और ये बताया गया था कि वो बगैर हिफाजती बेल्ट के या रस्सी के जो है ऐसा कोई स्टंट ना करें, लेकिन जो है वो बज़िद है कि वो रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं और स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है ये वाकया पेश आया और वो रिकॉर्ड कायम करने से कबल जो है वो पहाड़ी से बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। कराची में NA 240 के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी सामान की तरसील के लिए कैंप ऑफिस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोरंगी में कायम किया गया है। SSP कोरंगी फैसल बशीर मेमन ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए कैंप ऑफिस का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असगर अजीम से। जी असगर, बताइएगा। देखिए, NA 240 जो कि MKM पाकिस्तान के जो मेंबर कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली उनके इंतकाल के बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन का ऐलान किया गया था जो कि कल होगा। बाई इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। आज कैंप ऑफिस में जो है 309 पोलिंग स्टेशन के लिए जो पोलिंग का सामान होता है उसकी तरसील का अमल जारी है, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से SSP ने जो है यहाँ पर विजिट किया है बशीर मेमन ने और तमाम सूरत का जायजा लिया है। नदीम हैदर जो कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम चीजों की निगरानी वो खुद कर रहे हैं। 309 पोलिंग स्टेशन के लिए 1200 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि 309 पोलिंग स्टेशन में 100 मर्दों के पोलिंग स्टेशन है, 99 खवातीन के लिए और 110 जो है वो जनरल पोलिंग स्टेशन है। इसी तरीके से जब यहाँ पर वोटर्स की बात की जाए तो 5.5 लाख के करीब जो वोटर्स हैं जो कल अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर कौमी असेंबली के इस हल्के में 1200 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए जा रहे हैं। असगर अजीम अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के दौरे सरगोदा के दौरान डॉक्टर्स की मअतली पर यंग डॉक्टर्स ने लाहौर के 7 बड़े अस्पतालों की OPDs बंद कर दी। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान नवाज इस वक्त मियो अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं और आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का दौरा सरगोदा के दौरान डॉक्टर को मुअत्तल करने के बाद लाहौर के यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया था। आज लाहौर के 7 बड़े अस्पतालों में OPDs बंद हैं और वो हड़ताल किए हुए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मरीज़ मौजूद हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनसे बात करते हैं। अच्छा बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं और किन मुश्किलात का सामना करना? हम जफरवाल से आए हैं, नारवाल तो अगे भी जफरवाल है, उतों आए हैं। जलील हो रहे हैं, सवेर दे आन के जलील को पूछता नहीं पिया इधर, हम किधर जाएंगे? कोई पैसे डॉक्टर नहीं है, कोई गाल नहीं है, कोई बात नहीं है, क्या करें हम? किराया खर्च के आए हैं एडी दूर से, तो इतने पूछता ही कोई नहीं पिया। जी बिल्कुल, जो मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोई यहाँ से डिफरेंट इलाके से मरीज़ आए हुए हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किराए हैं, टाइम का ज़िया है, ऊपर से गर्मी है और उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई पता नहीं है कब OPDs खुलेंगी। 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है और महीना भी हो सकता है। तो इसलिए वो शहरी मरीज़ हुकूमत वक्त से और डॉक्टर से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खोला जाए ताकि मरीज़ों को
کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے. جی. ملک میں توانائی کا بحران بدستور جاری ہے. بجلی کی پیداواری کمپنیز نے صارفین کو ترسانے کی قسم کھا لی ہے. آج بجلی کا شارٹ فال 6,500 سے تجاوز کر گیا. ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے بڑھ کر 14 گھنٹے تک پہنچ گیا. ملک بھر میں توانائی بحران برقرار. بجلی کا شارٹ فال 6,666 میگا واٹ پر پہنچ گیا. ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 21,234 میگا واٹ جبکہ کل طلب 27,900 میگا واٹ ہے. شارٹ فال کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اسلام آباد ریجن میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. شہری کہتے ہیں تمام وفاقی محکمے یہاں ہیں لیکن یہاں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی حرام کر رکھی ہے. اسلام آباد کے اندر پہلے تو نہیں جاتی تھی لائٹ, ابھی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 1 گھنٹہ آتی ہے پھر 1 گھنٹہ, وہ جو آتی ہے وہ بھی وولٹیج اتنے کم ہوتے ہیں, نہ موٹریں چلتی ہیں نہ پنکھے صحیح چلتے ہیں. کراچی کے شہری بھی گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے بلبلا اٹھے. شہر کے مختلف علاقوں میں دورانیہ 10 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا. بیشتر علاقوں میں ہر گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی. لوڈ شیڈنگ سے مستثنا علاقوں میں بھی بجلی بندش جاری ہے. پنجاب کے دل لاہور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو پریشان کر دیا. شہر کے مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی. جبری لوڈ شیڈنگ سے عوام کا جینا دوبھر ہو گیا. دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے سے زائد ہے. بجلی بھی نہیں ہے, ہم لوگ گھر سے کام کرتے ہیں. بجلی کا مسئلہ ہو رہا ہے بہت. 12 بجے جاتا ہے, 2 بجے آتا ہے, پھر 2 بجے کے بعد 4 بجے آتا ہے, 4 بجے پھر جاتا ہے, تو ہم لوگ کا بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے. پشاور میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے پر محیط ہو گیا. گھنٹوں بجلی غائب ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. بجلی نہ ہونے سے پانی کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. شہر کے گھریلو صارفین کے ساتھ کمرشل صارفین بھی شدید متاثر ہیں. لوڈ شیڈنگ نے بہت سارے مشکلات پیدا کر رکھے ہیں. پہلے تو بجلی ہوتی تھی, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی, لیکن ابھی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. 8-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے اور ٹائم پر جو ہے نا بچوں کو اسکول بھیجنا پڑتا ہے, نہ وہ ان کی وردی استری ہوتی ہے, نہ پانی گھر میں جب آتا ہے پانی وہ بھرا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. حکومت نے خالی یہ کہہ رہے ہم اس پر قابو پا رہے, اتنا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن عملی طور پر کچھ کام بھی نہیں ہو رہا. کوئٹہ میں بھی بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری ہے, جہاں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے ہو گیا ہے. نواحی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا ہے. شدید گرم موسم میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہو گئے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے GTV نیوز.